हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है रजा आईएसपीसीएस सेंटर पर। तो चलो आज हम लोग घटना चक्र का पुनरावलोकन का हिस्ट्री का एमसीक्यू करते हैं। तो मेरा आज का पहला प्रश्न है, रॉबर्ट ब्रूस फूट थे एक क्या थे, यानी कि रॉबर्ट ब्रूस फूट थे एक क्या, वह क्या थे। तो सभी लोगों ने यहाँ जवाब में देखिए भूगर्भ वैज्ञानिक थे। क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक थे। चलो अब डिस्क्रिप्टिव यहाँ दे रखा दिया हुआ है कि इंसाइक्लोपीडिया क्या है, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फूट ब्रिटिश भूगर्भिक वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संबंध रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। अतः स्पष्ट है कि इन प्रश्न का उत्तर ए और बी दोनों होगा, यानी कि भूगर्भ वैज्ञानिक भी होगा और पुरातत्वविद दोनों होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य से और लोह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। यानी कि कह रहा कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य से और लोह युग का त्रियुगीन विभाजन किसने किया था? तो उसका नाम है थॉमसन ने। किसने किया था? थॉमसन ने। इसका आगे इसका व्याख्या पढ़ते हैं। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 ईस्वी और 1820 ईस्वी में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण कांस्य और लोह युग का त्रियुगीन विभाजन क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 ईस्वी में इसकी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। यानी कि हम लोग अब आगे चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर रीएच लॉन्ग हर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और वाल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े हुए थे? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर एक है पुरातात्विक उत्खनन, दूसरा औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजी प्रेस की स्थापना, तीसरा देसी रजवाड़ों में गिरजाघरों की स्थापना, चौथा ऑप्शन है औपनिवेशिक भारत में रेल का निर्माण। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक पुरातात्विक उत्खनन। इसका व्याख्या पढ़ते हैं। अलेक्जेंडर री एच लॉन्ग हस्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और वाल्टर इलियट पुरातात्विक उत्खनन के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने मुख्य रूप से दक्षिण भारत के इतिहास के क्षेत्र में काम किया था। किसके? दक्षिण भारत के इतिहास के रूप में काम किया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी के पास चलते हैं हम लोग। मध्य पाषाण काल में। कहाँ हुआ था? मध्य पाषाण काल में हुआ था। इसका व्याख्या है, मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ यानी कि नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में पड़ता है तथा बागौर भीलवाड़ा राजस्थान से मिलते हैं, यहीं पे मिले थे। अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले वह स्थान है। तो उसका नाम है ऑप्शन सी आदमगढ़। ऑप्शन सी क्या है? आदमगढ़। उपयुक्त की व्याख्या तो ऊपर हम देख लिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो वह ऑप्शन नंबर इसमें सी और डी दोनों दे रहा है, यानी कि महदहा से भी और सराय नाहर राय से, इन दोनों जगह से। चलो इसका व्याख्या पढ़ते हैं क्या है। मध्यकालीन महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना, संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बांटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। सराय नाहर राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। तो हम लोग क्वेश्चन समझ रहे हैं, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं।
तो वह इसका ऑप्शन नंबर ए है सराय नाहर राय से, और ऑप्शन बी भी है महदहा से। ये दो दो ऑप्शन का आंसर यहाँ दे रखा है। चलो अगला क्वेश्चन है, हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भूगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पश्चिम से पूर्व के तरफ क्या करा है, क्रम में व्यवस्थित करना है। तो तो इसका क्या होगा, ऑप्शन ए है पैसरा लेखरिया, दूसरा बी भीर मानपुर, चौथा महदहा। तो नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए में 4 2 1 है, तो कौन होगा बताओ दोस्तों। तो इसका ऑप्शन क्या कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 4 2 1 3, 4 2 1 3, 4 2 1 3, यानी कि पहला होगा, पहला नंबर पे महदहा, दूसरा नंबर पे 4 2, यानी कि दूसरा पे हो जाएगा लेखाइया, तीसरा पे भीर मानापुर, चौथा में पैसरा, यानी कि 4 2 1 3। अगला चलते हैं सी में। इसका डिस्क्रिप्टिव क्या है, भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में मध्य पाषाणिक स्थल है। सबसे पहला है महदहा जो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। दूसरा है लेखैया मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तीसरा पैसरा बिहार में पड़ता है। तीसरा पैसरा कहाँ पड़ता है, याद रखना गौर से, पैसरा बिहार में पड़ता है। चौथा वीर भानपुर कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। तो जगह सबको याद हो गया, महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में, लेखैया उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में, और पैसरा बिहार में, और वीर भानपुर पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलो चलते हैं हम लोग। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, कहाँ पे, तो वह दमदमा। पढ़े थे हम लोग, एक वीडियो हम जो पहले बनाए थे उस वीडियो में था डिस्क्रिप्टिव में, दमदमा में, कहाँ से, दमदमा से। तो इसका डिस्क्रिप्टिव में भी दे रखा है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राय दमदमा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ है। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव सावधान ज्ञात हुए हैं। इन सावधानों में से 5 सावधान युग्म सावधान हैं और एक सावधान में से 3 मानव कंकाल एक साथ मिले हैं। शेष सावधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। तो ये समझ में आ गया कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राय महदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ है। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्र से कुल मिलाकर 41 मानव सावधान ज्ञात हुए। कितना, 41। और इन सावधानों में से 5 सावधान युग्म सावधान है। कितना युग्म सावधान है, 5 सावधान युग्म सावधान है, और एक सावधान में 3 मानव कंकाल है एक साथ मिले हैं। ये शेष सावधानों में एक एक कंकाल मिलते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो खद्दानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, तो वह नवपाषाण काल में। कहाँ हुई थी, कब हुई थी, नवपाषाण काल में। यानी कि खद्दानों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी, तो वह नवपाषाण काल में हुई थी। अब खद्दानों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यह वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। यानी कि यही वह समय है जब मनुष्य कृषि के कर्म से क्या हुआ, परिचित हुआ था। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो वो नाम है नर्मदा घाटी। कहाँ से मिला वो जगह, तो नर्मदा घाटी से। चलिए इसका डिस्क्रिप्टिव देखते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा यानी कि सीहोर मध्य प्रदेश में पड़ता है नामक पूरा स्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा वर्ष 1982 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है, तो इसका आंसर नंबर है नर्मदा घाटी से। कौन सा घाटी से, नर्मदा घाटी से। ये देखिए, देख लीजिए भाई, 66 बीपीएससी री एग्जाम 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है यूपीपीएससी 1997 का क्वेश्चन। क्या अगला है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, तो वो क्या था, जौ था। सबको पता है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था, उसका नाम क्या था, जौ। अगला इसका डिस्क्रिप्टिव, आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया गया है। जो गेहूं है, जो पहला जौ, दूसरा गेहूं, तीसरा चावल, चौथा मक्का, पांचवा बाजरा, छठा सोरघम, सातवां राई एवं आठवां
जई। समझ गए? पहला जौ, दूसरा गेहूं, तीसरा चावल, चौथा मक्का, पांचवा बाजरा, छठा सोरगम, सातवां राई और आठवां जय। अनाजों के पौधों विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे। किसके रूप? जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ यानी कि जौ 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया था। कहाँ पे? यानी कि सर्वप्रथम जौ 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया था। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूं भी उगाया जाने लगा। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो उसका नाम है लहोरादेव। उत्तर प्रदेश में जगह पड़ता है। कहाँ पड़ता है? लहोरादेव में। यूपी लोअर सब डिवीजन सब इंस्पेक्टर वाला में पीडी 2004 में और यूपी लोअर सब डिवीजन पीडी 2008 में दोनों क्वेश्चन पूछा है, दोनों बार। चलिए इसका डिस्क्रिप्टिव पढ़ते हैं हम लोग। क्या है? नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहोरादेव है। कहाँ पे है? संतनगर जिले में स्थित लहोरादेव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित, यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहुआ यानी कि प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित, यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता था कि उपयुक्त संदर्भ में अब यदि विकल्प में लहोरादेव रहता तो उस उपयुक्त विकल्प वही होगा, परंतु लहोरादेव के विकल्प में न होने की स्थिति में इसका उत्तर मेहरगढ़ हो गया। तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है मेहरगढ़, उसका आंसर क्या हो गया? मेहरगढ़। अब अगला क्वेश्चन है 17वां। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो आंसर नंबर है मेहरगढ़। कहाँ पे? तो मेहरगढ़ में। दिखा रहा है ना? नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो वह मेहरगढ़ में। इसका व्याख्या तो हम लोग पहले। अगला क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? तो वो है मेहरगढ़ से ही। अभी पढ़े थे हम लोग व्याख्या इसका भी। तो अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं, ये एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, समझते हैं कौन स्टेटमेंट है ना। बोला, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है, और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहे तो इसके नीचे नोट दिया हुआ रहता है, उस नोट को पहले हमें पढ़ लेना है, क्या कह रहा है, सही कह रहा है या गलत। तो यहाँ हमें स्टेटमेंट पूछ रहा है सही के बारे में। तो पहला स्टेटमेंट, इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ये बात सही है। ये बात क्या है? बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट है, प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न, जौ और धान है। हम लोग पढ़े थे प्राचीनतम शिक्षक है, अन्न में जौ और धान होगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ए और दो दोनों। चलो इसका डिस्क्रिप्टिव पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश के प्राग ऐतिहासिक काल से ही समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का धनी रहा है। ध्यातक है कि प्रदेश की बेलन नदी घाटी क्षेत्र में स्थित कोल्डिवा को लंबे समय तक विश्व में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण माना जाता रहा है। इसी तरह वर्तमान में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करने वाला लहोरादेव भी उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले का ही भाग है। अतः कथन एक सही है। उत्तर प्रदेश के अनेक उत्खनित स्थलों से प्राप्त प्राचीनतम कृषि अन्न और एवं जौ धान के साक्ष्य गरा एवं धान के साक्ष्य कोल्डिवा से प्राप्त हुए हैं। तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का, फिर आगे देखते हैं उस स्थल का नाम बताए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो आंसर नंबर ऑप्शन डी होगा मेहरगढ़। ऑप्शन क्या होगा? डी। यूपीपीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है मेंस का। इसका डिस्क्रिप्टिव दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्छी मैदान में स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी परमाणु की स्थिति लगभग
सातवीं 17वीं ईसा पूर्व, 7वीं या 17वीं ईसा पूर्व यानी कि 7000 ईसा पूर्व है। जबकि किले गुल मुहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि क्रमशः 4000 ईसा पूर्व एवं 3500 ईसा पूर्व है। अतः विकल्प डी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो इसका ऑप्शन सी होगा बागौर। ऑप्शन कहाँ होगा? सी बागौर में। यानी कि मध्यपाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम से निकट आदमगढ़ पूरा स्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? बागौर से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? चालकोलिथिक युग कौन सा युग? चालकोलिथिक युग। तो ताम्रपाषाण काल युग को चालकोलिथिक युग के नाम से भी जाना जाता है। ताम्रपाषाण काल, अगला ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। चलो देखते हैं क्या लिखा है। सही विकल्प का चयन करें। क्या पूछ रहा है? स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो स्टेटमेंट पहला पढ़ लेते हैं हम लोग, है ना। पहला इसमें स्टेटमेंट है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला कहते हैं आहरवासी तांबा गलाना जानते थे। ये पॉइंट सही है या गलत? कहते आहरवासी तांबा गलाना जानते थे। हाँ बिल्कुल सही है बात। दूसरा क्वेश्चन, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। बिल्कुल चावल से परिचित नहीं थे पहले थे, ये बिल्कुल बात गलत है। ये चावल से तो परिचित थे ही, जो और अन्न में जो और धान, तो बिल्कुल चावल से परिचित थे। ये बात बिल्कुल क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है धातु का काम आहार वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। बिल्कुल था, ये बात सही है। चौथा पॉइंट बोल रहा है यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिलते हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई है। ये भी पॉइंट सही है। यानी कि ऑप्शन एक और ऑप्शन ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 सही है। ऑप्शन 2 क्या है? गलत है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1 2 3। ऑप्शन सॉरी दोस्तों, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन 1 3 और 4 सही है। चलो इसका डिस्क्रिप्टिव पढ़ते हैं हम लोग। क्या है डिस्क्रिप्टिव में? तो डिस्क्रिप्टिव में है कि आहार क्या होता है? आहार दक्षिणी, क्या बोला है? आहार दक्षिणी पूर्व राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणिक सांस्कृतिक स्थल है। आहार संस्कृति के लोग मूलतः कृषक एवं पशुपालन थे। क्या थे? पशुपालक थे। आहार कृषि के लोग क्या थे? आहार संस्कृति के लोग क्या थे? मूलतः कृषक एवं पशुपालक थे। वे गेहूं जौ चावल से परिचित थे। किस से परिचित थे? गेहूं जौ तथा चावल से परिचित थे। आहार का एक अन्य नाम ताम्बवती तांबा वाला स्थान भी मिलता है, जिससे सूचित होता है कि यहाँ तांबा बहुतायत में उपलब्ध था। यहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाही वस्तुएं तैयार करते थे। धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड की प्राप्ति हुई है जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई है। इस प्रकार विकल्प ए सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग बताएं, निम्नलिखित में से किस पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा मेहरगढ़। कहाँ होगा? मेहरगढ़। यूपीपीसीएसपी 2008 का पूछा क्वेश्चन है। अगला डिस्क्रिप्टिव पढ़ते हैं। बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान है। बलूचिस्तान कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में स्थित पूरा स्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? क्वेश्चन है नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो उसका नाम है ऑप्शन नंबर सी में एच.डी. सांकलिया ने। इसका डिस्क्रिप्टिव क्या बोला है? नौदा टोली मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये जगह याद रखना है सभी साथियों कि इस नौदा टोली कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। का उत्खनन डेक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया ने कराया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्र पाषाणिक स्थल है जिसकी स्थिति लगभग ईसा पूर्व यानी कि 1500 से 3100 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित की गई थी।
अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो अभी पढ़े हम लोग, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। बृहत्ता पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। बृहत्ता पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। कौन है इसमें आंसर होगा? जिसमें मृतकों को दफनाने के साथ उनके रूप में इसका डिस्क्रिप्टिव है। नवपाषाणिक युगीन दक्षिण भारत में शवों के को विभिन्न विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित है, महत्वपूर्ण बृहत पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। इसके विभिन्न प्रकार है, जैसे कि सिस्टम समाधि, पीट सर्किल, स्कैन सर्किल, डोमेल, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराए मेहरीन, ये सब। अगला क्वेश्चन है, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो राख का टीला सबको मालूम होगा, संकलन कल्लू क्या है? कर्नाटक में है। कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संकलन कल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। तो हर व्यक्ति, हर बच्चे, हर दोस्त, हर साथी याद रखेंगे कि राख के टीले कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संलग्न कल्लू नामक स्थान से मिला है। चलो अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल है, भीमबेटका क्या है? एक प्रकार का गुफा है और शैल चित्र है। तो यानी कि गुफाओं के शैल चित्र के लिए। अगला इसका डिस्क्रिप्टिव, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज के समीप स्थित भीमबेटका का गुफा स्थित है। ये प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिनमें हाथी, सांभर, हिरण आदि के चित्र है। अब तक लगभग 700 शिलाश्रय की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 500 में चित्र पाए गए हैं, जिसमें से 500 में चित्र पाए गए और 200 में नहीं पाया गया होगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा स्थल है जो प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए? अभी हम लोग पढ़े हैं भीमबेटका की गुफा। क्या है? भीमबेटका की गुफा। अगला क्वेश्चन, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो सब पढ़ क्या है अभी, कहाँ पे? तो अब्दुल्लागंज रायसेन में। कहाँ पे? अब्दुल्लागंज रायसेन में। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो अभी हम लोग पढ़े शिलाश्रय यानी कि भीमबेटका बी। कौन सा? भीमबेटका की गुफा बी से, है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्राग ऐतिहासिक महत्व को खोजा? तो वह नाम है वी.एस. वाकनकर। अगला क्वेश्चन है, अगला इसका डिस्क्रिप्टिव है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज वर्ष 1957 ईस्वी में वी.एस. वाकनकर ने की थी। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत स्थल की सूची में सम्मिलित किया है। अगला, भीमबेटका को किसने खोजा था? यानी कि भीमबेटका को किसने खोजा था? तो उसका नाम है डॉक्टर विष्णुधर वाकनकर ने खोजा था। भीमबेटका की खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर ने की थी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विष्णु श्रीधर के स्थान पर विष्णुधर दिया है, अतः इसका निकटतम उत्तर सी होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गैरिक मृदभांड पात्र यानी कि ओसीपी का नामकरण हुआ है तो हस्तिनापुर में कहाँ? तो चलो इसका डिस्क्रिप्टिव हम लोग पढ़ते हैं। यूपीपीएस में 2006 का क्वेश्चन है, गंगा यमुना दो आब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गैरिक मृदभांड यानी कि ओसीपी कहा गया है। इस मृदभांड परंपरा के पात्र सर्वप्रथम हस्तिनापुर की खुदाई के दौरान प्रकाश में आए थे। वर्ष 1950 से 1952 के दौरान हस्तिनापुर नामक पुरास्थल की खुदाई बीबी लाल के निर्देशन में हुआ था। तो कोई पूछे हस्तिनापुर नामक पुरास्थल की खुदाई किसके निर्देशन पे हुआ था? तो बीबी लाल के निर्देशन पर। किसके निर्देशन पर? बीबी लाल के निर्देशन पर। अगला क्वेश्चन है, ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह
रख कर दफनाते थे। तो उत्तर से दक्षिण की ओर, किससे उत्तर से दक्षिण की ओर रख करके दफनाते थे। इसका डिस्क्रिप्टिव क्या, महाराष्ट्र की ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति यानी कि जारवे संस्कृति के निवास दैमाबाद, चंदोली, इनाम गांव आदि पुरास्थलों में मृतकों को उत्तर से दक्षिण की दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। कब्र में मिट्टी की हंडिया और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो वह बुर्जहोम, इस सबको पता होगा। कहाँ से? तो बुर्जहोम में। अगला क्वेश्चन, इसका डिस्क्रिप्टिव है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है बुर्जहोम। कहाँ पड़ता है? ये जम्मू कश्मीर पड़ता है। तो बुर्जहोम जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट स्थित बुर्जहोम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साक्ष्य कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। गर्तावास, गड्ढों वाला घर भी यहाँ की प्रमुख विशेषता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला? अभी हम लोग पढ़ के आए बुर्जहोम में। कहाँ पे? बुर्जहोम। अगला क्वेश्चन है, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ पे? गर्त आवास, तो बुर्जहोम में अभी पढ़े हैं। अब लोग निम्न का सही मिलान करें, निम्न का सही मिलान करें। तो हम लोग पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल का मिलान करते हैं। तो नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल का मिलान हम लोग कैसे करेंगे बताइए? इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। तो यहीं पे हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पे दिया है इसका डिस्क्रिप्टिव में। तो सबसे पहले पूरा पाषाण काल कहाँ? सोहन या सोन नदी घाटी के पास पड़ता है। कहाँ पड़ता है पूरा पाषाण काल? सोहन या सोन नदी घाटी के पास। मध्य पाषाण काल भीमबेटका गुफा के पास पड़ता है, भीमबेटका गुफा। नवपाषाण काल बुर्जहोम में पड़ता है। ताम्रपाषाण काल बनास घाटी में पड़ता है। अगला क्वेश्चन 61 62 को इसको भी मिलाने के लिए बोला है। इसका आंसर होगा सी, यानी कि कहेगा एक का वन का क्या होगा? वन का सी, वन का तीन, एक का तीन, दो का चार, यानी कि नेवासा महाराष्ट्र में पड़ता है। इसमपुर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। इसमपुर कर्नाटक में। और डिडवाना राजस्थान में पड़ता है। डिडवाना एक सागर झील भी है। और गुडिया गुफा कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। तो आंसर इसका क्या होगा? सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलो इसका देख लेते हैं हम लोग। नेवास कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। इसमपुर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। डिडवाना कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। गुडियाम गुफा कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान चिन्ह करें, युग्मों पर विचार करें। करना ऐतिहासिक स्थान है और व्याख्यित शहर है। तो इसका नंबर डी कौन कौन है, यानी कि उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? सुलमित करने के लिए बोला है। तो कौन कौन इसमें से सही? दो और तीन सही है। पहला फर्स्ट गलत है। बुर्जहोम शैल कीर्ति के लिए मंदिर है। तो शैल बुर्जहोम एक प्रकार का गुफा था। तो पहला पॉइंट क्या गलत हो गया। दूसरा, चंद्र केतुगढ़ टेराकोटा कला है, ये बात सही है। गणेश्वर ताम्र कालिक कीर्ति है, ये भी बात है सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो अगला इसका डिस्क्रिप्टिव पढ़ लेते हैं हम लोग। देखो, बुर्जहोम नामक नवपाषाणिक पुरास्थल जम्मू एवं कश्मीर के शासित प्रदेश में अवस्थित है। इस पुरास्थल की खोज वर्ष 1953 ईस्वी में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। इस पूरा स्थल से गर्तावास के साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है। चंद्र केतुगढ़ पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक पुरास्थल है, जो विद्याधारी नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ से ऐतिहासिक काल के टेराकोटा कला के कई उदाहरण प्राप्त हुए हैं, जो तत्कालिक शिल्प कौशल की एक असामान्य विशेषता प्रदर्शित करता है। गणेश्वर राजस्थान प्रांत में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है। इस पुरास्थल की खोज राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर रतन चंद्रन अग्रवाल ने की थी। किसने की थी? रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। इस पुरास्थल से दोहरी पेंचदार सिरे वाली ताम्र बानाग्र मछली पकड़ने का कांटा तथा विभिन्न प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार विकल्प डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो वह डी लेखया
लेख हैया, लेख हैया। इसका डिस्क्रिप्टिव पढ़ लेते हैं, चलिए। डॉक्टर जे एन पांडे की पुस्तक, जो डॉक्टर जे एन पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखैया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक पशु लघुपाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में है तथा अधिकांश साक्ष्य विपक्ष अवस्था में प्राप्त हुए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखैया में कुल 27 मानव कंकाल की अवस्थियां मिली है। कितना मिली है? 27 अवस्थियां मिलती है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है ना। इसमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है, नीचे दिए कूट के सही से सही उत्तर का चयन करें। तो बोला है कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। क्या है? कथन और कारण। तो लो हम लोग पढ़ते हैं अभी कथन एक पढ़ते हैं, क्या होता है? विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। आर कहता है जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। किसका चरण था? शुष्कता का चरण था, शुष्कता का चरण था। इसका आंसर क्या दे रहा है? ए में, यानी कि इस ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या भी करता है। इसका आंसर क्या होगा? ए और आर की सही है, सही व्याख्या भी करता है। इसका डिस्क्रिप्टिव क्या है? जी आर शर्मा ने सराय नाहर राय ने खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था। गंगा घाटी क्षेत्र में क्या किया था? प्रवास किया था। अगला, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संकलन कार्य है? तो ये सबको पता होगा, संस्कृति मंत्रालय का होता है ये। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। किसके विभाग है? भारत सरकार के अधीन सर्वेक्षण विभाग की मशीन अधिकार होता है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो सब पता होगा, ये अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है भारतीय पुरातत्व का जनक। अगला क्वेश्चन इसका है, अलेक्जेंडर कनिंघम 1814 से लेकर 1893 ईस्वी को एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर ग्रुप के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? सभी को मालूम है, भोपाल में है। कहाँ पे है ये? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत ये स्वायत्त शासी संगठन है। अगला क्वेश्चन है कि मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तभी पहले हम लोग भोपाल में स्थित है। कहाँ पे है? तो भोपाल में स्थित है। तो आज हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्लास में सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज हम लोग आप लोगों से अलविदा हो रहे हैं।